नमस्कार दोस्तों, 10 जून के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा आर्टिकल है आज के पेपर में वो है द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को लेके रेसिज्म के बारे में कुछ आइडियोलॉजिकल थॉट्स बताए गए हैं। यहाँ पे ये आइडियोलॉजिकल थॉट्स वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करके बताए गए हैं। तो देखिए, हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में मुझे इस आर्टिकल में कुछ बहुत ज्यादा मिला नहीं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स है, तो इसलिए मैंने इसको अपने डिस्कशन में आज की डेट में इंक्लूड नहीं किया है। अगला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां बात हो रही है बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को इंडियन से बोला था कि वोकल फॉर लोकल, मतलब आप लोकल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा वोकल होइए। अब इस वोकल फॉर लोकल नारे को यहां पे ये ऑथर एक अलग व्यू में देख रहा है। वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि आप केवल लोकल बनी हुई चीजों को खरीदें और हमारे मार्केट को बाहर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए बंद कर दें। यहां पे लोकल नाम के शब्द से ऑथर बोल रहा है कि हमारे लोकल गवर्नमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक आर्टिकल है क्रॉसिंग द लाइन। तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये बोल दिया कि जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे केवल उन लोगों का इलाज होगा, उन कोविड पेशेंट्स का इलाज होगा जो कि दिल्ली के हैं, ना कि बाहर के। तो इस डिसीजन को तुरंत ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओवर रूल कर दिया, कह दिया कि भाई ये दिस इज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस। कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस में आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसमें लिखा है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू हेल्थ। तो अगर आप इस राइट टू हेल्थ को रीजन के बेसिस पे छीन रहे हैं तो यह गलत है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रॉन्ग प्रायोरिटीज। तो भैया अभी अभी एक डिस्कशन आया है, एक डिसीजन आया है, नोटिफिकेशन आया है कि जो प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप है उनको खोलने की बात कही गई है। यहां पे इस आर्टिकल में यह बताया गया कि ये जो डिसीजन लिया है प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप को खोलने का, यानी मस्जिदों को खोलने का, मंदिरों को खोलने का, ये कैसे गलत हो सकता है, इसके क्या गलत आप कह सकते हैं रेपरकशंस निकल के आ सकते हैं, कंसिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं, इनके बारे में बात की गई है। फिर एक आर्टिकल है फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व। इस फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व में क्या बोला गया है दोस्तों? देखिए, यहां पे ये बोला गया है कि पूरी दुनिया का ध्यान कोविड 19 की तरफ है और कोविड 19 के ध्यान के चलते क्लाइमेट क्राइसिस जो हमारे सामने आके खड़ी हुई है उसकी तरफ हमारा ध्यान जा नहीं रहा है। इस क्लाइमेट क्राइसिस के चलते बहुत सारे ऐसे वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बड़े मैसिव स्केल पे तबाही मचा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पे नहीं जा रहा है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे दोस्तों। और फिर एक और आर्टिकल है पिंसर प्रोवोकेशन। यहां पे देखिए दोस्तों, लद्दाख रीजन में स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, और लगातार जब से आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव किया गया, आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है, तब से ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका है, तो पीओके से इंडिया के कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर हम ईस्टर्न एंड पे देखेंगे कि चाइना अपनी प्रेजेंस को अक्सई चीन में बढ़ा रहा है। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां पे चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और इस केस में इंडिया को क्या करना चाहिए, इसकी बातें करी गई हैं इस आर्टिकल में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल जो अब आप देखने वाले हैं वो है बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। सब हेडिंग देखिए, इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रीफोकस ऑन द राइट चॉइस, इट ओनली हैज टू एग्री ऑन द विजन। देखिए, ऑथर ने यहां पे बोला है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था ना, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब लोगों ने किस तरीके से निकाला? लोगों ने इस तरीके से निकाला कि इंडिया में बनी हुई चीजों को आप खरीदें, ना कि बाहर से मंगाई हुई चीजों को। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। नॉर्मल कर बहुत सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब ये बातें बोलते हैं। बात ये बोली गई है दोस्तों कि कोविड 19 के चलते इकोनॉमी हो गई है बंद। बहुत भारी मात्रा में जो लेबर्स थे, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, वो अपने घर वापस लौट गए हैं, अपने गांव वापस लौट गए हैं। ऑथर ये बोल रहा था कि जब भी वो शहर में रहता था, शहर में काम करता था, तो उसके चारों तरफ जो लोग थे, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर हो गया, उसके गेट का गार्ड हो गया, उसके यहां काम करने वाली मेड हो गई, वो किसी ना किसी तरीके से अपने होम प्लेस को याद करते थे। वो यहां पे काम करते थे पर याद अपने होम प्लेस को करते थे। और इस कोरोना के पैंडेमिक में इस बात को दिखा दिया है कि उनके होम प्लेस का लव उनके अंदर कितना है। बस
उनके होम प्लेस पे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए वो शहरों में आके काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप ये जो बोल रहे हैं कि फॉर द राइट लोकल, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बंद कर दें। इसके बहुत सारी चीजें दोस्तों बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि हमने जो भी आज की डेट में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनाई है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, चाहे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, ये सब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू बनाई है। इसमें बहुत हद तक फॉरेन कंज्यूमर्स के भी फीडबैक रहे हैं, रिव्यू रहे हैं। फिर आज की डेट में जो हमारी सोलर कॉम्पिटिटिवनेस हो रही है, उसको हमने कहां से इम्बाइब किया है? तो जर्मनी ने, कैलिफोर्निया ने, चाइना ने सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए वहां पे बहुत सारे टैरिफ्स दिए हैं। तो उस केस में टैरिफ्स हमने भी अपने देश में दिए और टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट किया। बात यहां पे ये बोली जा रही है दोस्तों कि ये जो लोग हैं जो वापस अपने गांव में चले गए हैं इतने मास स्केल पे, इनके लिए चीजें लोकल लेवल पे अवेलेबल कराई जानी चाहिए। यहां पे ऑथर का बोलने का मतलब है कि ये जो लोकल बोला जा रहा है ना, ये एक्चुअली में लोकल गवर्नमेंट से डिनोट करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिनोट करना चाहिए। सेंटर को क्या करना चाहिए? स्टेट्स को ज्यादा ताकत देनी चाहिए और स्टेट्स को लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा ताकत देनी चाहिए। तो अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा फंड देंगे, ज्यादा सपोर्ट देंगे, उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, उनको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां पे रियल में मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। यह सब ये बातें कही जा रही हैं ऑथर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी क्या है, लोग वापस घर लौट गए हैं, जो विलेजेस हमेशा से खाली पड़े थे वो विलेजेस गए हैं भर, लोग रियूनाइट हो गए हैं। लेकिन रियूनाइट होने के बाद भी वो वहां पे लाइवलीहुड ढूंढेंगे, पैसा ढूंढेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपने गांव को छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि उनको पैसा मिल जाए। अब वो वापस पहुंच गए तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उनको पैसे की जरूरत होगी। हमारी सरकार का एक व्यू पॉइंट रहा है, हमारी सरकार का व्यू पॉइंट ये रहा है दोस्तों कि जो गांव में लोग रहते हैं या तो वो डेली वेज लेबर है या वो फार्मर है। तो इस तरीके से हमारे गांवों को देखना, हमारे सबर्बन एरियाज को देखना गलत है। वहां पे सिर्फ फार्मर नहीं है, वहां पे सिर्फ लेबर नहीं है, वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट की ठीक से मदद करते हैं और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने लोकल इलाकों में लेके जाते हैं, ना कि कुछ सेलेक्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अर्बन इलाके में सीमित रखें, तो बस यहां पे ऑथर एक्चुअली बिटवीन द वर्ड्स में यह बोलना चाहता है कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट आती है, उस बाहर की इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से हमारे लोकल एरिया में पहुंचाना चाहिए। तो जो लोग गांव में चले गए हैं, जो लोग सबर्बन एरियाज में चले गए हैं, उन लोगों को सोशल ट्रांसफर्स के थ्रू पैसा मिले। उनको देखिए अभी के लिए इमीडिएट और सब्सटेंशियल सोशल ट्रांसफर्स चाहिए। यानी कि इस समय पे देखिए सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। इस समय पे सरकार टैरिफ के थ्रू, कोटा के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल के थ्रू जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, गांव में जो एमएसएमईज हैं, सबर्बन एरियाज में जो एमएसएमईज हैं, उनको बढ़ावा दे रही है। बट इस समय पे इससे ज्यादा जरूरी क्या है? इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैसिव बेसिस पे सोशल ट्रांसफर्स दिए जाएं। इन लोगों को जो कि गांव में रह रहे हैं उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए। साथ साथ जो फॉरेन टेक्नोलॉजी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम हमेशा से सालों से अपने देश के अंदर मंगा रहे हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल लेवल पे पहुंचाई जाए। हम अपनी लोकल गवर्नमेंट्स पे ज्यादा भरोसा करें। लोकल गवर्नमेंट लेड अगर डेवलपमेंट होगा दोस्तों, तो हमारे गांव में, हमारे सबर्बन इलाके में जो लोग रह रहे हैं, उनको आप कह सकते हैं पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगी। वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएंगी सस्टेनेबल बेसिस पे। वहां पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल हो पाएंगे, हॉस्पिटल्स खुल पाएंगे। जो चीजें आज की डेट में अर्बन एरियाज के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको लोकल एरिया में डेवलप करने की बात ऑथर यहां पे बोल रहा है। तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि वोकल ऑन द राइट लोकल। तो ये जो वोकल फॉर लोकल का सिद्धांत है, ये केवल ये नहीं है कि बाहर की चीजों को आप खरीदना बंद कर दो और सिर्फ इंडिया में बनी हुई चीजों को खरीदो। क्योंकि इंडिया में बनी हुई चीजों को अगर आप खरीदोगे तो इंडिया के पास अभी वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है कि हम फॉरेन के साथ कंपीट कर पाए। तो ऑथर कह रहा है कि लोकल का मतलब यह नहीं है कि हम बाहर की इन्वेस्टमेंट बंद कर दें। इन्वेस्टमेंट बाहर की आनी चाहिए, बस उस इन्वेस्टमेंट को सही जगह लगाने की जरूरत है। और वो सही जगह आज की डेट में केवल अर्बन एरियाज नहीं, लोकल एरियाज हो गए हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पंचायत, म्युनिसिपैलिटी को लीड लेनी चाहिए और उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी मदद करनी चाहिए। और यह मदद केवल बड़े इंटरप्रेन्योर्स तक नहीं लिमिटेड होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में हो रहा है। इस आर्टिकल में दोस्तों बस यही इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, क्रॉसिंग द लाइन।
दिल्ली शुड नॉट हाइड फेलियर्स बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस टू जस्ट इट्स रेजिडेंट्स। क्या हुआ है अभी अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोविड 19 का ट्रीटमेंट दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में केवल उन लोगों का किया जाएगा जिनके पास दिल्ली का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। इस बात पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के अनिल बैजल जी, उन्होंने इस डिसीजन को ओवररूल कर दिया। उन्होंने बोला भाई देखिए, राइट टू हेल्थ तो देश के सारे सिटीजंस के पास है और राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो एक्चुअली में आप आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। देखा जाए यहां पे दोस्तों, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिसीजन है यहां पे वो सही है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है दिल्ली में, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? दिल्ली में प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों, कहा जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के एंड तक दिल्ली में 5.5 लाख कोविड-19 के केस होंगे। इस समय पे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग इंडिया में 2,80,000 कोविड-19 के केस होंगे। ओके, तो इस समय पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं अकेले दिल्ली में जुलाई के एंड तक, जिसके लिए 80,000 बेड्स चाहिए। अब बात यह है कि देखिए दोस्तों, लॉकडाउन तो खुल रहा है, आपको चाहिए 80,000 बेड्स, और लॉकडाउन खुलने के बाद जो केसेस हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब आपका ये लॉकडाउन लगाया गया था 10 हफ्ते का, इस 10 हफ्ते के लॉकडाउन में आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था, लेकिन आप गवर्नमेंट ने, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, इसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं। 80,000 इस समय पे बेड्स दिल्ली में है नहीं, तो अब किसको ब्लेम किया जाए, इसके बारे में बात की जा रही है। प्लस मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन लगाना भी काफी गलत। देखिए दिल्ली का जो इलाका है दोस्तों, दिल्ली के आसपास दो बड़े सबर्बन इलाके, एक तो नोएडा हो गया, एक हो गया गुड़गांव, जिसको अब बोला जाता है गुरुग्राम। भैया हजारों लोग, कई लोग तो ऐसे हैं जो नोएडा में रहते हैं और पूरा दिल्ली को क्रॉस करते हैं, गुड़गांव में नौकरी करने जाते हैं। कई लोग हैं जो गुड़गांव में रहते हैं और नोएडा में नौकरी करने के लिए आते हैं, और गुड़गांव से और नोएडा से दिल्ली में तो नौकरी करने लोग जाते ही हैं। तो भाई क्रॉस मूवमेंट बहुत सारा है। ये सारे लोग अलग अलग जगहों पे खर्चा करते हैं, तो टैक्स रेवेन्यूज इन सबसे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये बोल देना कि भाई जो लोगों के पास सिर्फ दिल्ली का रेजिडेंट प्रूफ है, केवल उनको इलाज की परमिशन दी जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये बिल्कुल गलत है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का बोलना। क्योंकि अगर ये चीज लागू हो जाती तो जो नोएडा के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, वो आ ही नहीं सकते दिल्ली में इलाज कराने के लिए। एक बात ये बोली गई। फिर यहां पे एक और चीज को पॉइंट आउट किया है ऑथर ने कि भाई कर्नाटका ने एक डिसीजन लिया है, उसका जो मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को केरला की कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स नहीं आके इलाज करा सकते। तो ये इलाज भी, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये भी एक तरीके से गलत है। यहां पे बस एक एग्जाम्पल उठाया गया है। अब यहां पे जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, उसकी हैंडलिंग में कुछ कमियां बताई जा रही। क्या कमियां बताई जा रही हैं? ये बोला जा रहा है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो टेस्टिंग करी है, वो टेस्टिंग कम करी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 जून को, 2 जून को दोस्तों कहा जा गया कि 6,070 लोगों की टेस्टिंग करी गई 2 जून को। फिर जून 7 को बोला गया कि 5,042 लोगों की टेस्टिंग करी गई, और फिर जून 8 को बोला गया कि 3,700 लोगों की टेस्टिंग करी गई। तो यहां पे इस डाटा के थ्रू ऑथर ये बताना चाह रहा है कि भाई देखिए, दिल्ली में जो टेस्टिंग हो रही है, इस टेस्टिंग को कम किया गया है, और इसके थ्रू आप गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस को वायलेट किया है। वहीं पे आप गवर्नमेंट प्राइवेट लैब्स के ऊपर यह इल्जाम लगा रही है कि प्राइवेट लैब्स ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस को फ्लाउट किया है। अब एक्चुअली में फ्लाउट किसने किसको किया है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली में जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उसका जो रेट है ना, वो ऑल ओवर इंडिया रेट से, ऑल ओवर इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। बोला यह गया दोस्तों कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइंस आई थी 18 मई को, जो इनकी स्ट्रेटजी आई थी, इस स्ट्रेटजी में यह बोला गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला था कि भाई जिन लोगों को कंफर्म कोरोना वायरस बताया गया है, उनके टच में जो लोग भी आए हैं, सबका आप कोरोना टेस्ट करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिम्टम दिखा रहा है या नहीं सिम्टम दिखा रहा है। तो अगर वो मान लो नहीं सिम्टम दिखा रहा है, मतलब उसको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी आप उसका टेस्ट करो, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पहुंचने के टच में आया है। ये बात बोली, लेकिन इस बात को दिल्ली गवर्नमेंट ने माना नहीं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लॉज में से एसिम्प्टोमेटिक निकाल दिया। यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो गाइडलाइंस दी थी, उस गाइडलाइंस को दिल्ली गवर्नमेंट ने वायलेट किया। और किस तरीके से वायलेट किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि कोरोना वायरस पेशेंट्स के टच में जो भी आया है, सबकी टेस्टिंग करिए, भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक हो, भले ही वो कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा उसकी टेस्टिंग मत करिए।
तो यहां पे यह बोला जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस को वायलेट किया है। और आज की डेट में आप देखोगे दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब एक्चुअली में सोर्स ही नहीं पता चल पा रहा है कि दिल्ली में ये केस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों का यह भी बोलना है कि दिल्ली में बहुत तेजी से जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो शुरू हो चुका है। यहां पे एक और चीज निकल के आती है दोस्तों, कि जो नेशनल लॉकडाउन लगाया था हमारी सरकार ने, उस नेशनल लॉकडाउन के लगे होने के बावजूद भी हमारे जो केसेस हैं इंडिया में कोविड 19 के, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर दिल्ली जैसी जगह पे। और दिल्ली गवर्नमेंट का एक और बोलना है कि भाई अगर ओवरऑल इंडिया का एवरेज देखो तो पर मिलियन जो टेस्टिंग हो रही है, यानी 10 लाख लोगों में से जो टेस्ट का रेट है पूरे इंडिया में, उससे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। ये बोला दिल्ली की सरकार ने। लेकिन दिल्ली की सरकार का ये लॉजिक गलत बता रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देश की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी के 30 गुना है। इसलिए ऑब्वियसली उसकी जो टेस्टिंग है वो भी 30 गुना ही होनी चाहिए। तो दिल्ली की सरकार केवल यह बोल दे कि जो ओवरऑल इंडिया की जो पर मिलियन की टेस्टिंग है उससे ज्यादा टेस्ट हम ये कर रहे हैं, ये गलत पॉइंट है। तो यहां पे दिल्ली की सरकार के द्वारा लिए गए बहुत सारे स्टेप्स की निंदा की गई है। क्या सही है क्या गलत है और दिल्ली में आने वाले समय में कितनी हालत खराब होती है, ये तो समय ही बताएगा। अभी के लिए इस आर्टिकल में ये सब चीजें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। यहां पे देखिए आर्टिकल है रॉन्ग प्रायोरिटीज। अभी अभी डिसीजन आया है कि भाई अब वैसे भी अनलॉक हो रहा है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी खोलने की बात की गई। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे मंदिर मस्जिद, इन सबको खोलने की बात कही गई है। यहां पे कुछ फैक्ट्स बताए हैं ऑथर ने। ऑथर क्या बोल रहा है कि भाई देखिए यूएस में एक पोल हुआ और उस पोल में लगभग 43% लोगों ने बोला कि भैया हम लोग कम से कम 3 महीने तक किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाने चाहते। कुछ लोगों ने तो यह भी बोला कि कम से कम 1 साल तक नहीं जाने चाहते। यहां पे बात यह हो रही कि मास रिलीजियस गैदरिंग में फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया में आपको तबलीगी जमात वाला इशू पता है दोस्तों, उसके चलते काफी सारा स्प्रेड हुआ कोरोना वायरस में। और केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे रिलीजियस गैदरिंग्स के चलते आप कह सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कोरोना वायरस का, कोविड 19 का। तो ऐसे समय पे जब इंडिया में ऑलरेडी 10 वीक का लॉकडाउन लग चुका है और उस लॉकडाउन के लगने के बावजूद भी जो हमारे कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए दोस्तों कि आज की डेट में इंडिया 3 लाख केसेस पे पहुंचने वाला है लॉकडाउन के लगने के बावजूद। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होता अगर 15 या 20 लाख केसेस होते आज की डेट में कोरोना वायरस के इंडिया में। तो लॉकडाउन लगने के बाद इतने बुरे हालात हैं कि इंडिया में इतने ज्यादा केसेस हो गए। और अब जब आप लॉकडाउन खोल रहे हो तो जो रिलीजियस गैदरिंग है, रिलीजियस गैदरिंग आप कह सकते हैं कि पूजा करना एक ऐसी चीज है जो घर में बैठ के इंसान पूजा कर सकता है। तो यहां पे यह बोला गया कि अभी के लिए इसको अवॉइड किया जा सकता था। अब बहुत सारे ऐसे टेंपल्स हैं, इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज हैं, चर्चेस हैं जिन्होंने बोला है कि भले ही हमें खुलने की परमिशन दे दी गई है बट हम बंद रहेंगे। इंडिया टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस में पहुंच चुका है। मास ट्रांसमिशन हो सकता है रिलीजियस प्लेसेस के थ्रू। हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान रखना है, डिजीज को कंट्रोल करना है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए जरूरी है कि भाई रिलीजियस प्लेसेस को मत खोलिए। अब यहां पे कुछ और बातें कही गई हैं। देखिए दोस्तों क्या बात है कि जो लोग पूजा करते हैं इंडिया में, नॉर्मली उनका जो एवरेज एज ग्रुप है वो ज्यादा है। 40 के ऊपर या 50 के ऊपर वाले लोग ज्यादा पूजा करने जाते हैं। आप देखोगे वो लोग जो कि 20 से 40 के ग्रुप में आते हैं वो बहुत ज्यादा मंदिर में नहीं जाते हैं, जाते हैं बट कम जाते हैं। बट ज्यादा जो एक बड़ा अमाउंट है वो एजेड पर्सन का है जो मंदिरों में जाते हैं। और एजेड पर्सन को ऑलरेडी बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सब चीजें होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जो लोग ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, अगर उनको कोरोना ने पकड़ लिया तो उनकी मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। ऑलरेडी काफी सारा केओस है। मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में जब लॉकडाउन खुलेगा, मुंबई में खुला, आप देखेंगे एकदम से भीड़ लग गई कुछ जगहों पे। और डब्ल्यूएचओ ने यह वार्निंग भी दी है कि जैसे ही आप लॉकडाउन खोलोगे एक मास ट्रांसमिशन हो सकता है इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों में। मुंबई में लोकल चलती हैं। कभी अगर आपने लोकल की भीड़ देखी हो मुंबई की, यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी 1000 लोगों को 5 मिनट में कोरोना वायरस कर सकता है मुंबई की लोकल्स में। तो बस यहां पे इस आर्टिकल में यही बोले जा रहा है कि ऐसी चीजों को ना शुरू किया जाए जिससे कम्युनिटी लेवल पे ये कोरोना फैल जाए। बस ये बोला गया, इसलिए यहां पे इस आर्टिकल को ये टाइटल दिया गया है रॉन्ग प्रायोरिटीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइटल है पिंसर प्रोवोकेशंस।
इंडिया शुड नॉट कॉन्फ्लेट द वेरियस थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी इन द कश्मीर लद्दाख रीजन। ये जो कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, यहां पे हम अपने दो खतरनाक नेबर्स के साथ हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान है, जितनी भी दोस्ती करनी चाहिए दोस्ती हो नहीं पाई, वो दुश्मनी ही हो रखी है, और एक तरफ चाइना है। तो इकोनॉमिक टाइप्स तो खूब चल रहे हैं, लेकिन चाइना अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। अब यहां पे ऑथर ने इस बारे में बात करने की कोशिश की कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है। बीजिंग के साथ तगड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है, और पाकिस्तान हमेशा से ही इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है हमारे साइड ऑफ कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, अपने साइड ऑफ कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की साइड से। ये सब बातें बोली गई हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास काफी बवाल चल रहा है। हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया, पाकिस्तान को लगा कि भैया कश्मीर तो अब गया हमारे हाथ से। चाइना को क्या लगा, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तोड़ा गया, तो यहां पे चाइना को यह लगा कि भैया अक्साई चीन के बाउंड्री पे जो लद्दाख है उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अक्साई चीन पे इंडिया अपना क्लेम जता सकता है। साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया अपने साइड पे। तो चाइना को यह लगा कि भाई ये तो बवाल हो जाएगा। प्लस ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है, इसके पास में चाइना की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं। एक तो जिंजियांग प्रोविंस है और एक आपका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको ये ऑरेंज में जिंजियांग दिख रही है, और डार्क येलो में आपका जहां पे शुरू हो रहा है इंडिया के बॉर्डर के साथ, वो है आपका तिब्बत। और काफी सारा अक्साई चीन पे भी कब्जा कर रखा है चाइना ने। तो और कुछ ऐसे रिमार्क्स भी आए हैं दोस्तों पिछले साल हमारे, जैसे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि भाई अक्साई चीन हमारा है, हम अक्साई चीन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हम कोशिश करेंगे कि अपना फिजिकल ऑक्यूपेशन हम लोग रखें। तो इस तरीके की चीजों ने देखिए पाकिस्तान को तो नर्वस किया ही है, चाइना को भी नर्वस कर दिया है। फिर इंडिया खूब सारी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है अपने साइड पे, तो इस बात पे आ गया चाइना को गुस्सा। तो चाइना ने क्या किया कि भैया जबरदस्त तरीके से मैसिव बिल्डअप कर दिया अपने साइड ऑफ द एलएसी पे। चाइना को एक बात पे और गुस्सा है कि देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काफी सारा पैसा खर्च कर रखा है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है। और इंडिया अगर बोलेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लोग अपने पास रखेंगे, तो चाइना को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। ये वाली बात हुई। तो इस चक्कर में प्रॉपर प्रॉब्लम हो रखी है। यहां पे दो परसेप्शंस को समझने की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स में चाइना के ऑब्जेक्टिव्स में फर्क है। पाकिस्तान कश्मीर को स्ट्रेटेजिकली देखता है। यहां पे ऑथर ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान का ये मानना है कि जो कश्मीर का इलाका है ये आइडियोलॉजिकली हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रिलीजियसली हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, इसे ये पाकिस्तान में रहना चाहिए, इंडिया में नहीं। इसलिए पाकिस्तान हर कीमत पे कश्मीर को पाना चाहता है। वहीं पे चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइना का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमको अपनी स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी बना के रखनी है। तो अक्साई चीन पे कंट्रोल करके पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी तो बना ही रखी है। लेकिन अब यह मैसिव स्टैंड ऑफ करके चाइना क्या कर रहा है, अपना जो प्रेशर है, अपना जो दबाव है इंडिया पे, वो और बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना का कुछ ऐसा, इस ऑथर का यहां पे ये बोलना है कि चाइना का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो अंदर घुसाए इंडिया के। चाइना दो चीजें चाहता है, एक तो जो उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है इस अक्साई चीन वाले इलाके में, वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बना रहे। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो दबदबा है वो बना रहे। दो चीजें बोली हैं यहां पे। ठीक है दोस्तों, इस्लामाबाद का क्या टर्म्स है? इस्लामाबाद ये जानता है कि मिलिट्री के टर्म्स में हम इंडिया के सामने कमजोर हैं, तो हम लोग कैसे इंडिया को दबा सकते हैं कि भैया हम लोग टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कर देंगे, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट लाके आप कह सकते हैं इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। चाइना क्या बोलता है कि भैया हम तो अपनी साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, अक्साई चीन को हमने ऑलरेडी ऑक्युपाई कर रखा है, न्यू दिल्ली पे प्रेशर डालना है कि वो और आगे ना आए और अपने साइड पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना करे ताकि हमें डर ना हो। इस तरीके की बातें बोली गई हैं। तो अब देखिए इससे क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता, ये तो बाद की बात है। इस समय पे इंडिया का क्या कहना चाहिए? इंडिया का ये स्टैंस बताया है ऑथर ने कि इंडिया को यहां पे दोनों स्ट्रेटजीज को अलग रख के चलना है। पाकिस्तान को अलग तरीके से हैंडल करना है और चाइना को अलग तरीके से हैंडल करना है। चाइना एक बड़ी पावर है तो ऑब्वियस सी बात उसको तरीके से हैंडल करना है। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमको बहुत तरीके में, बहुत सारे फील्ड्स में चाइना की मदद की जरूरत है, तो जरूरी यह है कि चाइना के साथ यहां पे जो
लड़ाई की सी सिचुएशन बन रही है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए और प्रॉपर तरीके से चाइना को यह बताया जाए कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से निकलता है, इसमें हमारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इस तरीके की बातें बोली हैं ऑथर ने। दोनों को एक अलग परसेप्शन से तौलने को कहा है यहां पे ऑथर ने। तो ये आर्टिकल है दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहां बात की गई है फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व। क्या है ये फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व? देखिए फ्रेंड्स, आज की डेट में कोविड 19 को लेकर दुनिया भर के लीडर्स बहुत ज्यादा सीरियस है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि कोविड 19 की तरह क्लाइमेट क्राइसिस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, उस पर भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। यहां पे कुछ हिस्टोरिकल डाटा दिया है। कहा गया है कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन था हमारे एटमॉस्फेयर में 18,000 साल पहले लगभग वो 200 ppm था, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। 11,500 साल पहले वो 270 ppm हुआ। ये सब बातें कही जा रही हैं। लास्ट 10 लाख सालों में 1 मिलियन ईयर्स में इट इज अप्रोक्सीमेटली 280 टू 300 ppm। ये सब बात कही जा रही है। कहा यह जाता है कि 19th सेंचुरी के मिड से ये जो पीपीएम है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। आपको पता है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 1760 से शुरू हुआ, 1820 से लेकर 1840 तक चला। उसके बाद से इंग्लैंड में और पूरी बाकी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से शुरू होगा। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ 1760 से। आप ये देखोगे दोस्तों, मिड 19th सेंचुरी में अगर बात की जाए कि कितने टन्स ऑफ CO2 एमिशन हुआ, तो मिड 19th सेंचुरी 1850 के लगभग जो CO2 एमिशंस थे दोस्तों वो थे 0.2 बिलियन टन्स। ये कहा गया। और 2018 आते आते जो CO2 एमिशंस हो गए वो हो गए 36 बिलियन टन्स। यानी कि 1850 में जो 0.2 बिलियन टन्स थे वो 2018 में हो गए 36 बिलियन टन्स। इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट हो चुका है। और यहां पे ऑथर थैंक यू कह रहा है हमारे नेचर के फोर्सेस को, हमारे ओशंस को थैंक यू कह रहा है, हमारी प्लांट लाइफ को थैंक यू कर रहा है कि 36 बिलियन टन्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है इसको काफी हद तक हमारे ओशंस न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसको काफी हद तक हमारे लैंड पे जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। 2018 में जो CO2 लेवल्स थे वो है 407 ppm, 407 ppm, यानी 270-280 ppm से ये बढ़ के आ गए हैं 407 ppm। ये बात हो गई आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, अच्छा यहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही दोस्तों, और भी बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि भैया ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कर्व क्या है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1850 से लेके अगर आप कंपेयर करो दोस्तों, 1850 से आप कह सकते हैं एक मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में शुरू होगा। और 1850 से देखेंगे कि भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना वो थोड़ा 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 बढ़ेगा पर उतना सीरियस नहीं होगा। 1975 के बाद से ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2015 तक आते आते हमको पता चलेगा कि पिछले 100 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि 2100 तक, 2100 AD तक अगर इसी स्केल पे डेवलपमेंट चलता रहा, इसी स्केल पे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती रही, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2015 में पिछले साल 100 सालों के कंपैरिजन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा और 2100 तक कहा जा रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर चीजों को ढंग से नहीं किया गया तो। इससे होगा क्या, जब ये क्लाइमेट चेंज होगा तो ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, ये बहुत सारी चीजों को बदल देगा। ये रेनफॉल पैटर्न को बदल देगा, जगह जगह पे ये वेदर को बदल देगा, ह्यूमिडिटी को बदल देगा, हवाओं की स्पीड को बदल देगा। और प्लस जो ग्लेशियर्स हैं वो तो पिघलेंगे ही। बहुत अलग अलग इवेंट्स भी इसके साथ एसोसिएटेड बताए जा रहे हैं, जैसे ह्यूरिकेन्स आ रहे हैं दोस्तों, हीट वेव्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं। तो इस टेम्परेचर चेंज को ही वजह बताया जा रहा है इन ह्यूरिकेन्स की, हीट वेव्स की, ड्रॉट्स की। हालांकि डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं बैठाया जा सकता है, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्शंस पे काम चल रहा है। बट बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट का ये बोलना है कि ये जो ज्यादा हीट वेव्स आ रही हैं, ये ज्यादा जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो विंड स्पीड बढ़ रही है, ये सब चीजें आपकी ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड है। 2003 में एक यूरोपियन हीट वेव आई थी जिसने 70,000 लोगों को मार दिया।
2019 में अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लग गई। 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लग गई, इससे अनप्रेसिडेंटेड डैमेज हुआ है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर आई, ये जो अमेजन फायर आई, ये सब एक्चुअली में आपका क्लाइमेट चेंज का ही एक आउटकम, एक कंसीक्वेंस माना जा रहा है। ये बात कही गई है। इंडिया के बारे में बहुत जगहों से, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में क्लाइमेट इंपैक्ट लैब है, इन्होंने एक स्टडी किया और उस स्टडी में बताया कि अगर इस तरीके से एमिशंस इंडिया में बढ़ते रहे तो गर्मियों के टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकते हैं। यह बोला जा रहा है जो गर्मी वाले दिन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज टेम्परेचर जिन दिनों पे ज्यादा रहता है, वो इंडिया में 2010 में ऐसे 5 दिन हुआ करते थे गर्मियों में, 2050 में 15 दिन हो जाएंगे और 2100 आते आते 42 डेज ऐसे हो जाएंगे। कहा जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट के चलते जिन जिन कंट्रीज ने अपने अपने कमिटमेंट्स बताए हैं, अगर वो सारे कमिटमेंट मान लिए गए तो हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो हमारा टेम्परेचर राइज है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रख सकते हैं। यह बात कही गई। अगर हमको अपने टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तो भाई जो वेल्दी नेशंस हैं उनको $2.4 ट्रिलियन हर साल लगाने पड़ेंगे एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम में 2035 तक, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है हमारे टेम्परेचर राइज को। अभी के लिए जो वेल्दी नेशंस हैं वो हर साल $500 बिलियन खत्म कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स को बनाने के लिए, बट इन $500 बिलियन से काम नहीं चलेगा। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने के लिए $2.4 ट्रिलियन की एनुअल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एस्टिमेट किसने दिए हैं? ये एस्टिमेट दिए हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने, आईपीसीसी के ये एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। और अगर बात किया जाए 2.4 ट्रिलियन कितना होता है, इसको आप कह सकते हो दोस्तों 2.5% ऑफ द टोटल ग्लोबल जीडीपी। ये सब बातें कही गई हैं दोस्तों। अच्छा, जब यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, तो उसमें बोला गया था कि भाई जो रिच नेशंस है वो $100 बिलियन की एड देंगे हर साल गरीब कंट्रीज को। बाद में देखा गया कि केवल $71 बिलियन की एड आ रही है, और वो $71 बिलियन भी ग्रांट की तरह नहीं आ रही है, लोन की तरह बांटे जा रहे हैं। तो क्लाइमेट फंड में एक चीज होती है कि आप ग्रांट दे देते हो कि भाई ये पैसा रखो और आप अपने क्लाइमेट एफिशिएंट सिस्टम में लगाओ। एक चीज होती है कि आपने लोन बांट दिया कि भाई हम लोन दे रहे हैं, इसको वापस करना हमें इंटरेस्ट के साथ, भले ही कम इंटरेस्ट के साथ वापस करना। तो ये सब बातें कही गई हैं। तो ये कहा गया था कि भाई यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो $100 बिलियन की बात की गई वो भी अब नहीं हो रहा है। चाइना जैसी जो कंट्रीज का इकोनॉमिक मॉडल है, तो चाइना का क्या है कि भैया आज की डेट में इतना एमिशन करो, इतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रोसेस करो जिसे कल तो आएगा ही नहीं, सारे रिसोर्सेज यूज कर डालो, अभी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे ऑथर का ये बोलना है कि जो नेचर हमारे साथ काइंडनेस दिखा रहा है ना, ये अभी के लिए तो दिखा रहा है, जैसे ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएगा, ये जो नेचर की काइंडनेस है वो खत्म हो जाएगी। जो वेजिटेशन है जिसने कार्बन अपने अंदर सीक्वेस्टर करके रखा है, वो वेजिटेशन कार्बन को बाहर छोड़ देगी और हमारी ग्लोबल वार्मिंग एक लिमिट से ज्यादा दिख सकती है। और अगर 2 डिग्री से ऊपर हम गए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे आइलैंड्स भी डूब सकते हैं। ये सब कहा गया। फिर ये भी बोला गया है कि जो भाई बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ साइंटिफिक मैकेनिज्म के चलते जो एटमॉस्फेरिक CO2 है इसको स्टोर करके कहीं पे डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहे हैं। ये सब बातें कही जा रही है, लेकिन ये जो प्रोसेसेस हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं और बहुत धीमे हैं। तो बेस्ट तरीका यह है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया जाए, इसके अलावा कोई पोटेंट ऑप्शन है ही नहीं। तो जिस तरीके से लीडर कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया, उसी तरीके से क्लाइमेट मैनेजमेंट के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए भी सारे लीडर्स को काम करना चाहिए। यह बोला है आर सुकुमार जी ने, जो कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज में आपके प्रोफेसर हैं। तो यहां के लिए मैं अपना डिस्कशन खत्म कर रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। गुड बाय।